बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का मेरा टॉपिक है द जॉन लॉक फिलॉसफी अबाउट द प्रॉपर्टी। जॉन लॉक फिलॉसफी अबाउट द ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, नेचुरल राइट्स जो है मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो है हम जॉन लॉक की फिलॉसफी अबाउट द प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉक प्रॉपर्टी के बारे में ये कहता है कि प्रॉपर्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल राइट है जो कि हर किसी का हक है कि उसके पास हो। इसके अलावा लॉक ये भी कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है एक ऐसा राइट है कि इसको प्रोटेक्ट करना लाजमी है। ये एक सेक्रेड राइट है, एक मुकद्दस राइट है जो कि हर किसी के पास है और इस राइट की हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये लॉक कहता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पर जो लॉक ने कंसेप्ट दिया है वो है कॉमन ऑनरशिप। इस नो को आप हटाकर सिर्फ कॉमन ऑनरशिप लिख लें। तो इस कॉमन ऑनरशिप का मतलब ये है कि लॉक ये कहता है कि ये जितनी भी पहले वर्ल्ड बनी थी, जितनी भी ये प्रॉपर्टी थी, ये सबके लिए बराबर थी। ये एक शेयर्ड प्रॉपर्टी थी, हर किसी का बराबर का राइट था उस प्रॉपर्टी पर। मतलब कि कोई ज़मीन है, मिसाल के तौर पर कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन के ऊपर सबका बराबर हक होगा, सबका इक्वली हक होगा। तो इस चीज़ को कॉमन ओनरशिप कहा जाता है कि एक प्रॉपर्टी पर सबका बराबर का हक को बिल्कुल इक्वली हो। तो लॉक ये कहता है कि सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को इनिशिएशन से देखें, मतलब कि स्टार्ट से देखें, तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये सबके लिए बिल्कुल बराबर थी, इक्वल थी, जिसको आप कॉमन ओनरशिप कहते हैं। मतलब कि उस वक्त पहले जो ये प्रॉपर्टी थी किसी की भी एक्सक्लूसिव ऑनरशिप नहीं थी, मतलब कि इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं थी, किसी एक के नाम वो प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि तमाम लोग जो थे उस प्रॉपर्टी को मिलजुल कर इस्तेमाल करते थे। चाहे रिसोर्सेज हों तो उस प्रॉपर्टी से तो वो मिलजुल कर सब यूज़ करते थे। तो इस चीज़ को कॉमन ऑनरशिप कहा जाता। अब इस स्लाइड में लॉक ये कहता है कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी वो तमाम लोगों के लिए इक्वल थी, तमाम लोगों के लिए कॉमन थी। लेकिन उसके बाद लॉक ये कहता है कि क्योंकि ह्यूमन के पास रीज़न है और अपने इसे रीज़न्स का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान ने जो है प्रॉपर्टी पर एफर्ट्स दिए, मतलब कि मेहनत की, स्ट्रगल की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मीन है जो तमाम लोगों के लिए बराबर है, लेकिन एक इंसान है जिसने अपने अकल का इस्तेमाल किया और वहाँ पर अपनी मेहनत से कोई चीज़ उगाई है, तो वो चीज़ उसी बंदे के पास जाएगी जिसने वहाँ पर एफर्ट की है। तो इसी तरह लॉक ये कहता है कि पहले जितनी भी प्रॉपर्टी थी सबके लिए सेम थी, लेकिन इंसान ने जब अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग के इस्तेमाल से उसने जब एफर्ट्स की, तो वो जो एफर्ट से जो उसका फल निकला है तो वो फल उसके हिस्से में जाता है। और इस चीज़ को फिर आप इंडिविजुअल या एक्सक्लूसिव ओनरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ एक्सक्लूसिव ओनरशिप या इंडिविजुअल ओनरशिप, तो आप ये एक और कंसेप्ट भी लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ओनरशिप या फिर इंडिविजुअल ओनरशिप। तो पिछली दोनों स्लाइड्स को अगर समराइज़ किया जाए तो मतलब ये है कि पहले जितनी भी प्रॉपर्टी थी तमाम लोगों के लिए इक्वल थी। फिर जैसे इंसान ने अपनी एफर्ट्स डाली, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एफर्ट्स डाली, स्ट्रगल की, और फिर उस एफर्ट के नतीजे में जो रिज़ल्ट निकला, जो रिवॉर्ड निकला, वो उसी इंसान के हक में जाता है। उसी इंसान का राइट है जिसने एफर्ट्स किए हैं, उन लोगों का नहीं है जिन्होंने एफर्ट्स नहीं किए। तो सिंपली लॉक का ये कहना है अबाउट द प्रॉपर्टी। उसके बाद जब इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एफर्ट्स की और फिर उस एफर्ट से जो रिवॉर्ड मिला वो उसी इंसान के हक में जाता है जिसने एफर्ट्स की। तो इसी चीज़ से फिर आगे जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज हुई है। मतलब कि इसी चीज़ से भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी है कि जो बंदा एफर्ट करता था तो वो रिवॉर्ड उसी के हक में जाता था, जो कि आगे जाके एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम से इमर्ज हुई है। तो इसी तरह लॉक जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के हक में था और ये कहता था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये एक इंसान का हक है, क्योंकि उसने ये मेहनत करके सब कुछ कमाया होता है, मेहनत एफर्ट्स करके उसने रिवॉर्ड हासिल किया होता है। तो ये उसकी मेहनत का हक है कि उसको प्रॉपर्टी दी जाए। और फिर लॉक का यही पॉइंट जो है आगे कंट्रीब्यूशन करता है जो मॉडर्न वर्ल्ड में कैपिटलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म के कंसेप्ट को इमर्ज करता है। तो ये भी लॉक की एक कंट्रीब्यूशन है जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म है।
उसके बाद लॉक का एक और कंसेप्ट आ जाता है मोरालिटी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी। तो लॉक ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी है ये एक इंसान का सिर्फ लीगल राइट नहीं है, मतलब कि कोई लीगल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इसमें मोरालिटी भी काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। एक इंसान को मोरल होना चाहिए, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी है वो अगले इंसान की है तो लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसकी रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की प्रॉपर्टी जो है उस पर कन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना पैदा करें, ना ही लड़ाइयाँ वगैरह करें और जस्टिस और हार्मनी के साथ जो है रहें। मतलब कि जो इंसान एफर्ट करता है तो उसी के हक में वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए, दूसरे की हक तलफी नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह लॉक ये कहता है कि प्रॉपर्टी के साथ साथ, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके अंदर एक ऐसे मोरल सेंटिमेंट्स भी होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए कि आप अगले की प्रॉपर्टी की भी रिस्पेक्ट करें। तो लॉक का प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक और कंसेप्ट आ जाता है आइडिया ऑफ लिमिट्स। इसका मतलब ये है कि लॉक एम्फसाइज करता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वो एक लिमिट भी बताता है कि कितनी एक इंसान के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लॉक कहता है कि एक इंसान के पास इतनी ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए जितनी उसके ज़रूरत हो या जितनी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मतलब एक इंसान इतनी अपने नाम प्रॉपर्टी करे, इतनी एक प्रॉपर्टी पर अपने एफर्ट्स दें कि दूसरों के लिए भी बचे कुछ। ऐसे ना हो कि हर जगह पर वो अपनी एफर्ट्स दिखाए और दूसरों के लिए ना ही कोई रिसोर्सेस बचे, ना ही कोई प्रॉपर्टी बचे। तो ये चीज़ जो है दूसरों के राइट्स को वायलेट करती है। तो इसीलिए इतनी प्रॉपर्टी एक इंसान के पास होनी चाहिए जितनी उसके पास ज़रूरत हो, जितनी उसको। तो इसमें मतलब कि लॉक ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी एम्फसाइज किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है इंडिविजुअल राइट्स की भी बात की है, अदर रिगार्डिंग्स की भी बात की है कि इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए कि अगले के राइट्स वायलेट हों। अब एक और कंसेप्ट लॉक की फिलॉसफी में पाया जाता है अबाउट प्रॉपर्टी, वो है टैक्सेशन। तो लॉक कहता है क्योंकि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ये इसीलिए हुआ था कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो थर्ड पार्टी को दी जाएं और आपकी जो नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये टॉपिक अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने देखना है तो आप विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरह लॉक कहता है कि एक प्रॉपर्टी की टैक्सेशन होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे। इसके अलावा मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर के लिए भी और प्रोवाइडिंग कॉमन गुड के लिए भी तो ये टैक्सेशन जो है ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट को दी जाए। इसके अलावा टैक्सेस शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड नॉट फॉर द इनरिचमेंट ऑफ दोज इन पावर। टैक्सेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए है, मतलब कि सोसाइटी में जितने लोग हैं जो टैक्स देते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के फ़ायदे के लिए ये टैक्सेस होंगे, ना कि उनके लिए ये टैक्सेस होंगे जो कि थर्ड पार्टी में गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं, जो कि पावर में है। जितने भी टैक्सेस होंगे ये पब्लिक पर ही लगेंगे। तो ये लॉक कहता है अबाउट टैक्सेशन। तो बाकी तमाम कंसेप्ट्स के साथ एक ये कंसेप्ट भी लॉक देता है हेरिडिटरी सक्सेशन, मतलब कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जो प्रॉपर्टी आती है लॉक उसको भी प्रमोट करता है। ही बिलीव दैट द राइट टू पास डाउन द प्रॉपर्टी टू वंस चिल्ड्रन इज द नेचुरल लॉ, मतलब कि ये भी एक नेचुरल राइट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास प्रॉपर्टी जाती है। इसके अलावा अ मैन हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली विच इंक्लूड पासिंग ऑन हिज प्रॉपर्टी। तो आप इस पॉइंट पर ये क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि पीछे जैसे लॉक ने कहा कि कोई इंसान जब अपने एफर्ट्स डालता है तो उसी एफर्ट्स के बदले में जो है उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वही उसका राइट है। तो आप इस चीज़ पर ये क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि जब एक जनरेशन है तो दूसरी जनरेशन अगर कोई एफर्ट ना करे और उसको ऐसे फ्री में ही सब कुछ मिल जाए तो क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं इस पॉइंट पर जो हेरिडिटरी सक्सेशन है। इसके अलावा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर भी आप लोग क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और आपके कमेंट जो है मैं उनको देखूंगी कि किस तरह से आप क्रिटिसाइज करते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपने जितने भी वीडियो में देखा है, समझा है, जितने भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको समराइज करके आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने जो कंक्लूड किया है वो ये है कि लॉक ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एम्फसाइज किया है और इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी फिलॉसफी दी और यही फिलॉसफी आगे जाकर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करती हैं जो कि आजकल कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट कर रहा है।
और अगर आप लॉक की इस फिलॉसफी को देखें तो यही कंट्रीब्यूट करती है क्लासिकल लिबरलिज्म, जो कि कैपिटलिज्म को इमर्ज करती है, जो प्योर कैपिटलिज्म है, क्लासिकल कैपिटलिज्म। तो इसी तरह जो लॉक की फिलॉसफी है वो अबाउट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत इम्फसाइज करती है और इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ डेवलप करती है, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी आपको दिखाई देते हैं। तो सिंपली ये थी लॉक की फिलॉसफी अबाउट अ प्रॉपर्टी। इसके अलावा लॉक की जितनी भी फिलॉसफी अबाउट अ ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, नेचुरल राइट्स मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।